गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यार बिल्कुल अभी सो के उठा हूँ, नहीं आधे घंटे हो गए, 20-25 मिनट हुए। चल पी ब्लॉक, आदित्य शेड्यूल देखो ना, उसमें पी ब्लॉक बताया था ना बेटा, 2 दिन पी ब्लॉक होगा अपनी, 2 दिन पी ब्लॉक और रिमेनिंग जो है उस दिन अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक। 2 दिन पी ब्लॉक, 3 दिन ऑर्गेनिक। वो अलग बात है इस वीक में नहीं हो पाएगा, बट शेड्यूल ये रहेगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, ओके। रात में कितने बजे? यार डिपेंड करता है, मूड पे है। कल रात को बहुत लेट सोया था, कल रात को शायद 2:15 बजे के आसपास सोया था। लेट क्या सोया था, नॉर्मल टाइम है वही, मूड पे है, कभी पहले कभी लेट। गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम पी ब्लॉक में कहाँ पढ़ रहे थे? पी ब्लॉक में हम लोगों ने सल्फर के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, तो उसका आगे आज कंटिन्यू करेंगे। नहीं, सल्फर के बारे में नहीं पढ़ा था, सॉरी, फास्फोरस तक पढ़ लिया था ना, सल्फर तो बाकी था। अभी फास्फोरस तक पढ़ लिया था, तो उसका आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। चलो
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुरुचि बिल्कुल। फॉस्फीन तक ही पढ़ा था ना, उसके आगे तो नहीं पढ़ा था ना? बता दो, हाँ ना बोल दो कुछ तो। प्रत्युष क्या कहना चाहता है? अच्छा। हाँ वो ठीक है, वो मैं समझ गया, तेरे ध्यान ही इधर रहते हैं। यही सुनते रहता है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, सो आज बात करने वाले हैं अपन ग्रुप 16 का। ठीक है, कहाँ गया, हाँ। ग्रुप 16 का, ग्रुप 16 में क्या क्या बिहेवियर्स हैं, किसके किसके बारे में अपने पास इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ना है, वो सब चीजें कहानी डिस्कस करेंगे आज अपन। ठीक है, चलो। तो ग्रुप 16 के बारे में बात करते हैं। ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं भैया? तो आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, जनरल टर्म सब में कहानी बिल्कुल सेम है। रेडियस की बात करें या मतलब कोई भी रेडियस, एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, उनकी बात करें या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो थोड़ा बदल जाता है कहीं कहीं पे। उसके अलावा अगर हम बात करें ऐसे एनर्जी की तो उसकी ट्रेंड बिल्कुल सेम होती है सारी जगह। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, चूंकि अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ा बदलता है तो उस पर थोड़ा सा अपन बात करते हैं, इस चीज को ध्यान देना। ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में अगर तुम देखोगे तो हमें जनरली पढ़ाया जाता है कि भैया ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड कम होते जाता है। ठीक है, लेकिन बात क्या है कि एक जगह ये थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, वो है ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में। ऑक्सीजन का होता है 141 जबकि सल्फर का है 200। तो 200 मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब क्या है कि सल्फर रेडिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। नेगेटिव का मतलब सिंपली हुआ कि वहां एनर्जी रिलीज होने वाली है, तो यहाँ 200 रिलीज होती है और यहाँ 141 रिलीज होती है। क्यों होती है ऐसा? तो इसके पीछे का जो रीजन है वो आगे भी वैलिड होगा, आप पहले भी पढ़ चुके हैं इस चीज को, जिसको बोला करते थे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। याद करो तो क्लोरीन और फ्लोरीन में ये चीज पढ़ाई जाती थी। ये जो चीज देखने को मिली है, ये क्यों देखने को मिली है? ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पे हमें मोर नेगेटिव सल्फर का दिखता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। और बाकी जगह कहानी बिल्कुल सेम रहने वाली है। अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज होते जाएगा, रेडियस इंक्रीज होते जाएगा चाहे वो कोई भी रेडियस हो। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप का कैसा होगा? तो भैया जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो अपने को बचपन में ही रट्टा माराया गया था। ये क्या होता है भैया? तो ये होता है NH2 NP4। ठीक है, तो ये आपके पास जनरल ट्रेंड हो गया इस पूरे ही ग्रुप का। जनरल कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को जरा सा ध्यान रखिएगा। अब अपन आगे आते हैं, जरा बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये अपन देख चुके हैं। एटॉमिक रेडियस की कहानी क्या है भैया? ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? ऊपर से नीचे आओगे तो डिक्रीज होगा, क्योंकि रेडियस बढ़ते जाएगा, रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। गेन एंथैल्पी जनरल टर्म में बात करें तो ऊपर से नीचे आने पे मैग्नीट्यूड वाइज, अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड वाइज ऊपर से जब नीचे आते हैं तो अपने पास क्या होता है? डिक्रीज होता है। बस एक एक्सेप्शन छोड़ के ऑक्सीजन और सल्फर में देखा जाए तो मैग्नीट्यूड वाइज ऑक्सीजन का सल्फर से कम होता है। ये सेम कहानी आपको आगे देखने को मिलेगा दोबारा से जब बात करेंगे फ्लोरीन और क्लोरीन की। तो मैं यहीं पे बता रहा हूँ आपको, फ्लोरीन और क्लोरीन में भी किसका ज्यादा होता है? क्लोरीन का, मैग्नीट्यूड वाइज। सेम रीजन, फ्लोरीन के साथ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है जबकि क्लोरीन में ये चीज नहीं है, बड़ी साइज की है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज होता है। एंड पूरे पीरियोडिक टेबल का जो सेकंड मोस्ट नालायक एलिमेंट है ऑक्सीजन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पॉलिंग स्केल पे 3.5, वो इसी में आता है सबसे ऊपर में। पूरे पीरियोडिक टेबल का दूसरा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन। इससे ज्यादा कौन होता है भैया? तो इससे ज्यादा बस एक ही होता है, दैट इज फ्लोरीन। तो ये भी अपने पास कहाँ आता है? एक नंबर पे आ रहा होता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो ऑक्सीजन ऐसा एलिमेंट है जिसको ऑक्सीडाइज सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। चलो,
अब अपन आगे आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऐसा कुछ खास नहीं है। ऊपर में जो होते हैं वो मेनली गैसियस फॉर्म में होते हैं। जैसे ऑक्सीजन की O2 की बात करो तो ये कौन सा फॉर्म होता है, गैसियस में होता है। नीचे जब बात करते हैं सल्फर S8 और इसके नीचे की बात करते हैं तो ये किस में आ जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं तो सबसे पहले आता है अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर। देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उस पर डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी फर्जी चीजों पे कहानी नहीं डिस्कस करेंगे अपन। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये कौन कौन सा इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है, तो इसका पॉसिबल है -2, -1, -1/2, -1/3, 0, 1, 2। ये इसके पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं। चाहो तो सारे तरह के कंपाउंड्स आप लिख सकते हैं। -2 के जैसा, -2 ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल ऑक्साइड जैसे Na2O। -1 कब होगा, पर ऑक्साइड होगा, H2O2। -1/2 कब होगा, सुपर ऑक्साइड जब होगा, KO2। ये कब होगा, एक ऑक्साइड मान लो अपने पास ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, CSO3। 0 कब होगा, O2 या O3 के केस में। 1 कब होगा, 1 का मतलब हुआ +1 की बात कर रहे हैं। +1 कब होगा, जब अपने पास बन रहा हो O2F2। और +2 कब होगा, जब बनेगा OF2। ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। पूरे इस ग्रुप में अगर बात करें तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर का ये रेंज हो गया। उसके बाद बात करते हैं जो आगे वाले ऑक्सीडेशन नंबर हैं, जैसे सल्फर हुआ या फिर आगे किसी के लिए। तो इन सब के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज रहता है उसको सीधे ध्यान रखिएगा। उसका रेंज आता है -2 टू +6। -6 से लेके +6 तक का इनका रेंज रहता है। इसके बीच में वो कुछ भी दिखा सकते हैं, डिपेंड करता है कंपाउंड के ऊपर कि वो कंपाउंड कैसा है। ठीक है। जनरली जो आपको देखने को मिलते हैं इसमें वो देखने को मिलेंगे -2, -2, 0 तो हो गया अब अपने पास नेटिव स्टेट में। उसके बाद +2, +4 एंड +6 ये जनरली देखने को मिलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि +5 देखने को नहीं मिलेगा, मिल सकता है। +1 देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है, वो भी मिल सकता है। ठीक है। चलो एग्जाम्पल के तौर पे बात करें अगर +1 की, तो एक ऑक्सीडेशन नंबर जैसे +1 के लिए बात करें तो एक कंपाउंड है FeS2। FeS2। ठीक है। तो यहाँ बात करोगे तो यहाँ दिखेगा क्या कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इज +1। ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही दिखेंगे, बट हाँ ये जनरल है जो अपने को देखने को मिलता है। बाकी रेंज -2 टू +6 है। +6 से ऊपर नहीं हो सकता, -2 से नीचे नहीं हो सकता। अगर मेटल्स के साथ आएगा तो हमेशा याद रखना कि -2 बनाएगा। मेटल्स के साथ या हाइड्रोजन के साथ अगर आएंगे तो हमेशा कौन सा बनाएंगे, -2 बनाएंगे। ये मेटल के साथ या हाइड्रोजन के साथ ये हमेशा क्या बनाने वाले, -2 बनाने वाले हैं। ठीक है, चलेगा। तो ये हो गया आपके पास जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड की ऑक्सीडेशन नंबर जनरली कैसा देखने को अपने को मिलता है। ठीक है। आगे वालों के पास डीप ऑर्बिटल है तो भैया वो अपना एक्सपेंडेड ऑक्टेट भी दिखा सकते हैं, उसमें अपने को कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। यार देखो क्या है ना कि सारे ग्रुप के जो ऊपर वाले हैं ना वो सारे नालायक हैं। ठीक है, सारे ग्रुप में ऊपर वाले जितने भी हो सब नालायक हैं। ठीक है। अब एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन आता क्यों है, तो भैया इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है इसका साइज। सबका चाहे कोई भी हो, जो सबसे बड़ा रीजन है एनोमलस बिहेवियर दिखाने का, दैट इज साइज। साइज बहुत छोटे होने की वजह से इसमें बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टी आ जाती हैं। जैसे साइज इसका सबसे बड़ा रीजन। दूसरा इसका रीजन क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण भी इसमें बहुत सारी नई नई प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। साइज अब जैसे क्या क्या अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करना। दूसरी चीज, ऑक्सीजन जैसे O2 के फॉर्म में अपने को देखने को मिलता है, वैसे इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो डाइमराइजेशन दिखाए। इनमें से नहीं, मतलब सल्फर या उसके नीचे वाले जितने भी है उनमें से कोई नहीं है जो डाइमराइज हो, लेकिन ऑक्सीजन अकेला ऐसा है जो डाइमराइज होके स्टेबल फॉर्म में रह लेता है। इवन ऑक्सीजन एक ऐसा है जो ट्राइमराइज भी हो जाता है, और कोई भी ऐसे नहीं है जो ट्राइमराइज फॉर्म में रहते हो। वो सारे ऐसे हैं जो बड़े बड़े जाइंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन ऐसा है जो डाइमराइजेशन या ट्राइमराइजेशन फॉर्म में रहता है। ठीक है। दूसरी चीज, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन में आते हैं भैया, क्योंकि हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट करते हो। देखो हाइड्रोजन से रिएक्ट करने का इनका सिंपल सा ट्रेंड है, बिल्कुल वैसे जैसे -2 ऑक्सीडेशन नंबर दिखा के प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है। तो क्या हो गया, H2O, H2S, H2AC,
H2T, ये हो गया इनके प्रोडक्ट्स। अब बात आती है कि भैया इनका एसिडिक नेचर कैसा होगा, तो जरा इस पे गौर फरमाइएगा। एसिडिक नेचर जिनको जिन्होंने एसिडिक नेचर ऑर्गेनिक के टाइम में भी कायदे से पढ़ा होगा वो यहाँ पे आसानी से ट्रेंड बता सकते हैं, बाकी मैं यहाँ बता ही रहा हूँ। एसिडिक नेचर देखो, एसिडिक नेचर किसी भी केस में यहाँ पे जितने आपको दिखने वाले हैं इन सारे केसेस में आप सीधे ऐसे सोचा करो, बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा एसिडिक नेचर उतना ज्यादा, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा बड़ा होगा भैया, तो टी का साइज सबसे बड़ा है। टी का साइज सबसे बड़ा मतलब बॉन्ड लेंथ उसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि एसिडिक नेचर क्या होने वाला है, इंक्रीज। सेम उसी तरह से बोलता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बिल्कुल वैसे ही आने वाला है। रिड्यूसिंग नेचर कैसे आने वाला है भैया, जो आसानी से हाइड्रोजन देगा, तो मतलब अपने पास क्या कहानी आने वाली है, ऐसे आने वाली। इसको ऐसे भी सोच सकते थे रिड्यूसिंग कैरेक्टर को कि मेटल्स आसानी से रिडक्शन कराते हैं, ऊपर से नीचे आया हो तो क्या बन गया, मेटल्स बचे हैं। टेलुरियम इज मेटल, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, तो ऊपर से नीचे आने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा है, मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बढ़ा है, चलेगा। एक चीज और जो इसमें पूछी जाती है वो ये है कि भैया H2O जो होता है ये तो लिक्विड होता है, ठीक है, ये जो होता है ये गैस होता है, लेकिन ये भाई साहब जो होते हैं ना ये फिर से लिक्विड और पार्शियली सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। चलो कोई भी लिक्विड और सॉलिड अपने को उससे मतलब नहीं है, बात ये है कि इधर फिर इधर जब आओगे तो ये लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। बात ये आती है कि बीच में ऐसा क्या हुआ कि ये बीच में गैस हो गया और स्टार्ट में लिक्विड हो गया। इसका रीजन सिंपल सा, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O में होता है, जिस वजह से ये कौन सा फेज होता है, लिक्विड फेज होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये लिक्विड फेज होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये H बॉन्ड है जिसकी वजह से इसमें क्या दिखता है, ये H2O लिक्विड फेज में दिखता है। बाकी सारे के सारे क्या दिखते हैं, या तो गैसियस में दिखते हैं या फिर आगे चल के भले लिक्विड हो जाते हैं, लेकिन H2O जो है वो लिक्विड है, उसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया H2O के साथ ये लिक्विड फेज वाला कहानी क्यों है, तो उसका रीजन सिंपल सा है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम वही कहानी जो NH3 में लगता था, NH3 और PH3 में, PH3 गैसियस था, NH3 लिक्विड था, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम वही रीजन यहाँ लगने वाला, कुछ अलग नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोलता है भैया कि बताइए ऑक्सीजन से ये कैसे रिएक्ट करते हैं, तो भैया ऑक्सीजन तो सबसे पहले है ही, तो ऑक्सीजन का तो सोचना ही नहीं है। जो दूसरे ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं, तो बहुत अलग अलग तरह के ऑक्साइड्स देखने को मिलेंगे, बहुत अलग अलग तरह के। जो जनरली देखने को मिलते हैं ऑक्साइड्स वो हो गए SO2, SO3। अब इसी का तो इसी ग्रुप का तो है ही ऑक्सीजन, कोई अलग तो है नहीं। SO2, SO3, ACO2, ACO। तो इस तरह के ऑक्साइड इसके देखने को मिलते हैं। मतलब जनरल ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम बात करें ऑक्साइड्स की इस केस में, तो यहाँ जनरल ऑक्सीडेशन नंबर आपको +2 वाले या +4 वाले देखने को मिलेंगे, या तो +2 में दिखेंगे या +4 में दिखेंगे जनरली, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं कि भैया ये हेलोजेंस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो हेलोजेंस के साथ इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो भी बिल्कुल सिंपल टाइप से, कुछ इसमें माथा पिच्ची करने की जरूरत नहीं है। हेलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे भैया, तो ऑक्सीजन तो अपने को पता है कि भैया ये एक हाइड्रोजन के साथ OF2 या O2F2 बना सकता है, लेकिन अगर आगे वालों की बात करें, जैसे सल्फर की बात करें, तो सल्फर SF6 बना सकता है, SF4 बना सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और भी चीज होती है कि भैया कभी कभी पूछा जाता है कि Si6 नहीं बनता, ऐसा क्यों। तो भैया ऐसा इसलिए ना कि एक छोटा सा पिद्दी सा बेचारा सा सल्फर है, उसके अगल बगल में 6 आयोडीन कैसे अरेंज करोगे, बड़े बड़े साइज के आयोडीन है वो अरेंज नहीं हो पाते, तो इस वजह से Si6 नहीं बनता। तो बेसिक फंडा क्या है, फंडा इतना सा है कि आपको अगल बगल में बड़े हेलोजेंस आप अरेंज नहीं कर सकते। बड़े हेलोजेंस अरेंज करोगे बहुत ज्यादा अमाउंट में तो उसका स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। आयोडीन क्या होता है, बिग साइज का होता है, बिग साइज होने की वजह से Si6 जो है वो बनाना पॉसिबल नहीं होता, उस तरह से SBr6 भी पॉसिबल नहीं है। बाकी कहानी क्या है, या तो 4 में दिखेंगे या 6 में दिखेंगे, इस तरह के अपने को देखने को मिलते हैं, या 2 में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये अपने वो कहानी देखने को मिलती है इस पूरे ग्रुप में। हाँ अब इसमें कुछ होते क्या है कि कुछ स्पेशल तरह के भी हेलोजन कंपाउंड्स अपने को देखने को मिलते हैं, जरा उस पर गौर फरमा लेते हैं अपन। कुछ हेलोजन कंपाउंड्स स्पेशल तरीके देखने को मिलते हैं, जैसे इधर नीचे ध्यान दो, H2F2, H2Cl2, H2Br2, Ac2Cl2, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो ये सारे क्या है ना कि +1 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ हैं, ध्यान दोगे यहाँ पे, ये भी +1 में, +1 में, +1 में, +1 में, तो ये +1 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ हेलोजन कंपाउंड बना रहे हैं, और ये आसानी से डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकते हैं।
तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि +1 ऑक्सीडेशन नंबर वाले जो भी होते हैं ये आसानी से क्या हो जाते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं अगर वो +1 ऑक्सीडेशन नंबर में इंटर हेलोजन कंपाउंड बना रहे हैं तब। डिस्प्रोपोर्शनेट होंगे तो क्या देंगे भैया, तो जरा हम इधर गौर फरमाते हैं। तो जैसे Ac2Cl2 है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है तो क्या देता है, AcCl4 और Ac दे देता है। अगर यहाँ गौर फरमाओगे तो आपको दिखेगा कि भैया यहाँ Ac2Cl2 में ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पे आपका +4 है और यहाँ पे आपका 0 है। चलेगा, डन है। क्या कहना चाहता है, ठीक है। चलो, सो ये कहानी हो गई पूरे इस ग्रुप की कि भैया इस ग्रुप की जनरल प्रॉपर्टीज कैसी हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, रट्टा ही मारना है, सोचना ही नहीं है अपने को तो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखना है बस। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अगर कभी आएंगे तो मैं बता ही दूंगा, बट इन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि भैया H2S ज्यादा एसिडिक, लेस एसिडिक क्यों है H2T से? नहीं बता सकते हो क्यों है? क्यों है भैया? क्योंकि H2S का और H2T में क्या है, बॉन्ड लेंथ का क्या है डिफरेंस है। इसका बॉन्ड लेंथ छोटा है, इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है। चलेगा, चलो अच्छा, ठीक है। बोलता है H2O लिक्विड क्यों है, H2S गैस क्यों है? तो H2O लिक्विड क्यों है भैया, क्यों है? H बॉन्डिंग की वजह से। H बॉन्डिंग की वजह से ये क्या हो जाएगा, H2O लिक्विड हो जाता है और H2S क्या हो जाता है, गैस हो जाता है। चलो, नेक्स्ट आते हैं डाई ऑक्सीजन पे जरा कि भैया डाई ऑक्सीजन को बनाते कैसे। तो भैया ध्यान रखिएगा, डाई ऑक्सीजन होता क्या है, ये होता है भैया O डबली बॉन्डेड O। हाइब्रिडाइजेशन इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, फटाफट मुझे बताओ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है ऑक्सीजन की, जल्दी बताओ मुझे, हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या होगी, sp3। ठीक है, उसके बाद लोन पेयर कितने हैं भैया, 2 लोन पेयर है। मुझे ये बताओ कि O2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है या डायमैग्नेटिक होता है, जल्दी बताओ। O2 पैरा है डाया, तो भैया पैरा है। अब एक चीज याद रखना कि जैसे O2 पैरा होता है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे H2 भी पैरा होता है, इस चीज को ध्यान रखना। H2 भी पैरा होता है, O2 पैरा होता है और H2 भी पैरा होता है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे O2 है वैसे H2 है। H2 को भी पैरा बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वही अपने पास लगता है, MOT लगता है। ठीक है, और MOT की वजह से क्या होता है, दोनों ही पैरा हो जाते हैं। चलो, प्रिपरेशन कैसे है भैया, तो KClO3 है, उसको हीट करोगे MnO2 के प्रेजेंस में तो KCl और O2 बन जाता है। ये 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट में ये वाला रिएक्शन बड़ी देखने को मिलती थी। ठीक है, ये आपके पास लेबोरेटरी मेथड कि भैया हम लैब में कैसे बनाएंगे ऑक्सीजन को। ठीक है, KClO3 लोगे, उसको हीट करोगे, KCl और O2 बन गया। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने के लिए। बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हो, इनको हीट करो, बन जाएगा आपके पास ऑक्सीजन। कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं, जैसे Fe3O4। अब Fe3O4 एक्चुअल में होता नहीं है, वो क्या होता है, FeO प्लस Fe2O3 का मिक्सचर होता है। उसी तरह से आपके पास Pb3O4 भी है, ये भी क्या है, PbO और Pb2O3 का मिक्सचर है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कुछ ऑक्साइड्स प्योर जो फॉर्मूला लिखा होता है वो होते नहीं है, वो होते एक्चुअल में क्या है, मिक्सचर होते हैं। बाकी ये सिल्वर का, ये मर्क्यूरी का, ये लेड का, ये भी लेड का। चलेगा, चलो नेक्स्ट आते हैं भैया H2O2 के साथ भी यही सेम कहानी कि भैया H2O2 को अगर आपने हीट कर दिया तो आपको H2O मिल जाएगा और साथ में O2 गैस मिल जाएगा। इस पे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते थे, जब आप रेडॉक्स पढ़ते थे तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते थे। खास करके यहाँ पे एक क्वेश्चन आता था, एक रिलेट करने के लिए बोलता था वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाली कहानी। तो अगर याद करोगे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है भैया, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है 11.2 इंटू मोलरिटी। तो यहाँ से भी हम ऑक्सीजन बना सकते हैं कि ऑक्सीजन कैसे बनेगा, तो H2O2 का आप हीट करो या फिर इसको लाइट में रख दोगे तो भी बन जाएगा। अगर लाइट में आपने रख दिया, क्वेश्चन में पूछा जाता था कि ऐसा क्या है कि H2O2 को हम कलर्ड बॉटल्स में रखते हैं। ठीक है, तो उसका रीजन यही है भैया कि अगर आपने उसको लाइट में रख दिया तो भी वो डिसोसिएट हो जाएगा, वो फोटो डिसोसिएशन दिखाता है। ठीक है, चलेगा, चलो। तो यहाँ हीट बोल दो या लाइट बोल दो, ये दोनों ही केस में ये कहानी हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं और भी इसके रिएक्शंस पे आते हैं कि भैया इनके ऑक्सीजन के रिएक्शंस कैसे होते हैं भैया।
तो इनको ध्यान दो भैया, ये रिएक्शंस बहुत सिंपल सिंपल से, इसमें माथा पे चीज ज्यादा नहीं करना। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फास्फोरस का P4O10। P4O10 का स्ट्रक्चर बात कर चुके हैं, कार्बन विथ O2 CO2। ये जनरल रिएक्शन है, किस तरह के ऑक्सीजन रिएक्शन दिखाता है। ये ZnS प्लस O2, अगर ये याद करोगे तो ये कहाँ पे रिएक्शन आपने देखा था, ये रिएक्शन देखा था आपने रोस्टिंग में। याद करो, ये मेटलर्जी जब पढ़ते थे उस समय रोस्टिंग में रिएक्शन देखने को मिलता था, CH4 प्लस O2 CO2 एंड H2O। नीचे में आते हैं ये रिएक्शन थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ये बहुत बार ये ऊपर में रिएक्शन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बोलता क्या है कि SO2 को अगर आपको SO3 बनाना है तो कैसे बनाइएगा। तो भैया SO2 को SO3 बनाने के लिए हम यूज करते हैं एक कैटलिस्ट का, जिसको बोलते हैं V2O5। तो ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। सारे ऑक्सीडेशन नॉर्मल नहीं होते भैया, इनमें कुछ में कैटलिस्ट का भी यूज किया जाता है। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है जिसमें SO2 को O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 वेनेडियम ऑक्साइड, तब जाके बनता है SO3। और इस फर्दर SO3 को अगर आपने वाटर के साथ ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा H2SO4। हालांकि इसको पहले हम करते ही हैं कि ओलियम बनाते हैं, ठीक है, ओलियम बना के इसको आगे फर्दर रिएक्ट कराते हैं। देखो मैं इसको कंटिन्यू करा दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको ध्यान देना। इसको फर्दर क्या करते हैं, SO3 को, इस SO3 को रिएक्ट कराते हैं H2SO4 से, ध्यान देना, H2SO4 से, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है, दैट इज H2S2O7, ठीक है। अब इस H2S2O7 में अगर आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया, इसमें वाटर डाल दिया, तो आपको मिल जाएगा 2H2O, सॉरी 2H2SO4, माय बैड, 2H2SO4, ठीक है। तो ये एक प्रिपरेशन मेथड होता है जिससे हम H2SO4 को बनाते हैं। H2SO4 कैसे बनता है भैया, तो पहले SO2 किया, SO2 से हमने SO3 बनाया, SO3 को हमने क्या किया, H2SO4 से रिएक्ट करा के H2S2O7 बना लिया। इस चीज को बोलते हैं ओलियम, दिस इज नोन एज ओलियम, ठीक है। ओलियम बना लिया, ओलियम को फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया तो बन गया H2SO4। मतलब H2SO4 बनाने के लिए अगर आपको ये दो H2SO4 बनाना है, 2 मोल्स H2SO4 बनाना है, तो आपको 1 मोल H2SO4 पहले से भी लेना पड़ेगा। तो पहले से अगर आप लोगे H2SO4 तभी जाके बाद में बनेगा, बिल्कुल दही जैसा कि थोड़ा दही चाहिए तब जाके दही बनता है, वैसी वाली कहानी इसकी है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, आगे आएगा अभी, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब यहाँ था तो मैंने बता दिया ताकि आगे बताने में आराम रहे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भैया HCl का रिएक्शन। HCl जब O2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये देता है Cl2 और H2O, ठीक है। चलो, हाँ, कोई बताएगा इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं। HCl with O2 Cl2, HCl with O2 Cl2 and H2O, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं। इस रिएक्शन का कुछ नाम है, कोई नाम बताएगा। जब आएगा तो बात करेंगे, हटाओ। चल, नेक्स्ट आता है अपन, ये क्वेश्चन है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आराम से करते रहना, ठीक है। सिंपल ऑक्साइड पे बात करते हैं। देखो बहुत सारे ऑक्साइड भी, जैसे SO2, वही जब जो जस्ट अभी रिएक्शन देखा था, ठीक है। SO2 जो है वो H2O के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, H2S2O3, ठीक है। ये H2S2O3 जो है इसको बोलते हैं अपन सल्फ्यूरस एसिड। लेखिका आएगा बच्चा, वेट करो थोड़ी देर। सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। चलो, नेक्स्ट अपने पास कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ी देर रुक जा, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं। Al2O3 जो है जब HCl से रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, तो ये एक देता है अपने को कॉम्प्लेक्स देता है। इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान रखना, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं एल्यूमिनेट। ये बिल्कुल वही रिएक्शन है जो आपको बचपन में बताई जाती थी, बिल्कुल वही रिएक्शन। सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया क्या, नहीं नहीं, ऊपर लिख दिया, नीचे 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 वाला, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, दिस इज एल्यूमिनेट, ठीक है। इसको बोलते हैं एल्यूमिनेट, ठीक है। एल्यूमिनेट है क्या, तो देखो बचपन में आपको पढ़ाया जाता था, एक रिएक्शन लिखी जाती थी कि भैया कोई भी बेस जो है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक सॉल्ट देता है जिसको बोलते थे या तो सोडियम एल्यूमिनेट या पोटेशियम एल्यूमिनेट। क्यों, क्योंकि हम बोलते थे भैया इसका एक नेचर क्या, एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक है।
और एम्फोटेरिक होने की वजह से ये क्या होता था, एल्यूमिनेट देता था। अगर उसका आपको बचपन में थोड़ा सा फॉर्मूला याद हो तो उसको ऐसे बोलते थे NaAlO2, ये होता था सोडियम एल्यूमिनेट का। एक्चुअल में ये कैसे बना है, ये बना है इसी चीज से बना है, इसमें से वाटर को अगर आप रिमूव कर दोगे, इसमें से अगर वाटर को रिमूव करोगे तो ये बन जाएगा NaLO2। तो ये शॉर्ट में लिख लेते हैं अपन सोडियम एल्यूमिनेट। बाकी आपकी जो कहानी वो एक्चुअल कहानी ये होती है, ठीक है। दिस इज एक्चुअल सोडियम एल्यूमिनेट। चलो नेक्स्ट आते हैं भैया, ओजोन पे बात करते हैं। ओजोन की कहानी कैसी है, तो देखो ओजोन को बोलते हैं भैया, इसका कलर जो होता है, जो गैसियस फॉर्म में होता है पेल ब्लू होता है, उसके बाद जब लिक्विड में आता है तो डार्क ब्लू और फिर वॉयलेट ब्लैक हो जाता है। तो बेसिकली ऐसा समझो ना कि ब्लू वाला जो पूरा रेंज है, विबग्योर का जो रेंज, 1 मिनट में आ गया, 1 मिनट। इसका ओजोन का कलर कैसा होता है भैया, तो पहले ये ब्लू होता है, देखो ये कैसे है, ब्लू, ब्लू से डार्क ब्लू, डार्क ब्लू से ब्लैक साइड, मतलब ऐसे समझ लो वॉयलेट ब्लैक, मतलब ऐसा है ना कि लाइट ब्लू से ये किसकी तरफ जा रहा है, ब्लू की तरफ जा रहा है। प्योर वाले रेंज में ऐसे समझ लो VIB, तो BI उसके बाद V की तरफ जा रहा है। वैसी वाली कहानी, वैसे भी थोड़ा सा याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये इस रेंज में जाता है, मतलब ब्लू से फिर डार्क होते जाएगा, फिर वॉयलेट की तरफ जाते जाएगा। अब इसके रिएक्शन आते हैं भैया, इसकी रिएक्शन बनती कैसे, इसका प्रिपरेशन कैसे है, तो देखो इसका प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से है। O2 को हम क्या करते हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर, सॉरी बहुत हाई प्रेशर पे इसको क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तब जाके ये बनता है O3। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इस चीज को ध्यान रखना, दिस इज एंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे इंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव है। इस रिएक्शन को ऐसे जब कराया जाता है तो जिस कंटेनर में कराया जाता है उसके साइड साइड में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% का इल्ड देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको कितना इल्ड देखने को मिलेगा, 10% इल्ड देखने को मिलता है इस रिएक्शन में। मतलब अगर आप ओजोन बनाना चाहते हैं, आपने जितना ऑक्सीजन लिया तो उसका 10% ही बन पाएगा, बाकी वैसे वैसे रह जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इसको हीट देना पड़ता है, तभी तो ये ना पॉजिटिव है। इसकी इंथैल्पी क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है, तो इसको हीट देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एटमोस्फियर में। देखो एटमोस्फियर में होता ये है कि भैया आपके पास सनलाइट है, सनलाइट के होने की वजह से ये कहानी हो जाती है। सनलाइट है, सनलाइट की वजह से होता क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो O3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो सारा सनलाइट यूवी रेज का देन है, वो यूवी रेज क्यों, इसी काम तो आती है वो। और बाद में होता है ये ना कि वो O3 को ब्रेक करने के भी काम आती है। यूवी रेज जो होती है ना, वो O3 को ब्रेक भी करती है O2 और नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में, बट इनिशियली उसको पहले बनाती है। चलो कई बार में उसको चर्चा करेंगे, हटाओ। उसके बाद बात करते हैं अपन लेड ऑक्साइड के बारे में भैया, लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन के रिएक्शंस के बारे में। तो देखो ये लेड ऑक्साइड का जो रिएक्शन है, ठीक है, ये लेड ऑक्साइड का जो, हाँ ओजोन बिल्कुल अपने लिए पॉइजनस होता है, अपने लिए अच्छा नहीं होता ओजोन, ओजोन का जो सांस लिया वो गया, तो गया नहीं लेकिन पॉइजनस है। तो ये लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड अगर O3 के साथ रिएक्ट करता है तो लेड सल्फेट और O2 देता है। अगर गौर फरमाओगे तो ये वर्क कर रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या कर रहा है, यहाँ सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर -2 था, इसको भेज रहा +6 में। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि O3 जो होता है वो कैसे वर्क करता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। चलेगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, O3 वर्क एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे O3 का, O3 में ऑक्सीजन, या O3 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, मुझे ये बताओ। O3 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0।
या O2 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। तो मुझे ये बताओ ये ऑक्सीडेशन ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कैसे किया? O3 में अच्छा O3 में 0 नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा भैया O3 में बता दो मुझे। O3 में क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? प्रत्युष बताओ O3 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। तो यार जब दोनों जगह 0 है और हमें बचपन में ये चीज सिखाई गई थी, अपने को बचपन में एक चीज सिखाई जाती थी कि एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हुआ। फिर ये पीबीएस का सल्फर ऑक्सीडाइज कैसे हो गया? ये -2 से +6 कैसे चला गया? जब ऑक्सीजन रिड्यूस नहीं हुआ तो और सल्फर जो है ऑक्सीडाइज कैसे हो गया? बोलो फटाफट। जब यहाँ पे ऑक्सीजन रिड्यूस नहीं हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, प्रोडक्ट में भी 0 ही है O2 में, जब ये रिड्यूस नहीं हुआ तो सल्फर ऑक्सीडाइज कैसे हो गया? एक का रिडक्शन जरूरी होता है ना, ये बताओ मुझे। जरूरी होता है नहीं होता है? जरूरी होता है। तो कैसे हुआ? सोच के बता देना मुझे थोड़ी देर बाद। चलो देखो ये ऑक्सीजन की कहानी। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर भले ही 0 है लेकिन आपके पास ऑक्सीजन है कितना? 12 है। यहाँ पे कितना है? 8 है। 4 यहाँ गया ना, और ये जो 4 है ये तो रिड्यूस हुए है ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। तो सारे रिड्यूस नहीं हुए, उसमें से 4 रिड्यूस हुए हैं। तो जो 4 रिड्यूस हुए उन्हीं चारों ने क्या किया था? सल्फर को ऑक्सीडाइज किया था। इस वजह से हमको दिखता है, हमको ऐसे पता नहीं चलता, हमको लगता है यार ऑक्सीजन यहाँ पे तो 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। हुआ है, कुछ जो है वो -2 में गए, कुछ जो है वो 0 में ही रह गए हैं। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कुछ ऐसे है, 0 से कुछ जो है वो -2 और कुछ जो है वो 0 में रह गए। मुझे ये बताओ कि ऑक्सीजन कुछ -2 गए और कुछ 0 में रह गए, इसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? इज दिस डिस्प्रोपोर्शनेशन और नॉट? ये रेडॉक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, रेडॉक्स का कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं मैं, इसका पीबॉक्स से कोई लेना देना नहीं है। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक ऊपर और एक नीचे दोनों जाना चाहिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन हुआ या फिर सेम रह गया है, ठीक है, सेम रह गया तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? उसको ये नहीं बोल सकते, उसको अपन डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं कह सकते, ठीक है। चल एक चीज और भी है, ये रिएक्शन बड़ी काम की है। ये रिएक्शन एक्चुअल में क्या होता है ना कि पुराने जमाने में जो घर होते हैं उनके जो पेंट्स होते हैं, उन पेंट्स के लिए भी, उन पेंट्स जो गंदे हो जाते हैं उनको साफ करने में भी ये काम आता है। पीबीएस को क्या करते हैं? ओजोन लिक्विड के साथ रब करते हैं तो वो साफ हो जाता है। एक और भी ऐसी रिएक्शन होती है जैसे H2O2 के साथ, H2O2 भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पीबीएस क्योंकि होता क्या था कि पुराने जमाने में जो पेंट्स यूज किया जाते थे वो मेनली लेड बेस्ड पेंट होते थे। तो वो लेड बेस्ड जो पेंट है उनको साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो O3 भी यूज किया जाता है एंड H2O2 का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। O3 एंड H2O2 used for cleaning painted मटेरियल्स, ठीक है। चलो तो ये आपके पास कहानी हो गई ओजोन की। अब एक और रिएक्शन है कि भैया नाइट्रिक एसिड है, इसको आप सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसको आप O3 से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? NO2 और O2। सेम कहानी वही यहाँ भी है कि NO जो है वो ऑक्सीडाइज होकर बन गया NO2 और O3 जो वो रिड्यूस होकर बन गया O2। तो यही सेम कहानी है, इसका हो गया ऑक्सीडेशन और इसका हो गया रिडक्शन। तो ये दोनों ही जो रिएक्शन है ये किस पे बेस्ड है? रेडॉक्स बेस्ड है। रेडॉक्स में क्या है तो अपने को पता है कि O3 कैसे वर्क करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें एक और भी रिएक्शन आती है, अगर याद करोगे तो एक और भी रिएक्शन आती है, थोड़ा सा गौर फरमाओगे तो C डबली बॉन्डेड C, अगर इसको O3 से रिएक्ट करा देते तो ये क्या हो जाता था भैया? CO, और इधर क्या हो जाता है? इसके ऐसे बॉन्ड बना लो। याद करो एल्कीन का रिएक्शन, ठीक है, बीच में क्या आता था? ऑक्सीजन आ जाता था। तो बिल्कुल ये भी कैसा है? एज अ रेडॉक्स रिएक्शन ही है, ऑक्सीडेशन पावर ही दिखाता है इसका, ठीक है। याद करो एल्कीन में रिएक्शन, एल्कीन में अगर O3 डालते थे तो बीच में तोड़ते थे और ऑक्सीजन को लगा लेते थे तो एल्डिहाइड और कीटोन बन जाता था।
रिडक्टिव ओजोनलिसिस, ठीक है, याद है वो दिन, क्या बात है, गजब। तो ये कहानी आपके पास है ओजोन की। आगे आते हैं जरा, अब बात करते हैं अपने सल्फर की। तो सल्फर मेनली दो फॉर्म में मिलता है, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, अल्फा सल्फर बीटा सल्फर भी बोलते हैं इसको। इसका जो एक्चुअल में अगर हम बात करें तो इसका जो एग्जिस्टेंस है वो S8 जो है इसका नॉर्मल एग्जिस्टेंस है जो आपको देखने को मिलता है, हालांकि इसके अलावा भी इसके एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। इसके एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ S8 है, और भी है, जैसे S6 है, S6 है, S14 है, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन जो इसका जो मेन जो एग्जिस्टेंस है वो है S6, हालांकि इसका रेंज जो एग्जिस्टेंस अपने को देखने को मिलता है मैक्सिमम नंबर में, वो अपने को S8 का देखने को मिलता है। S8 सबसे कॉमन एलोट्रोपिक फॉर्म है। S8 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वैसे स्ट्रक्चर को ध्यान दो, ये कैसा है, क्राउन टाइप है, मुकुट टाइप इसका स्ट्रक्चर है। क्राउन टाइप स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, चलेगा। तो ये आपके पास कहानी है सल्फर की, सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये दो हैं, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। बहुत ज्यादा अपने को ध्यान नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना है कि भैया ये CH2 में सॉल्युबल होता है, बाकी और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी और कुछ ध्यान नहीं, ये भी कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, रोम्बिक सल्फर क्या करते हैं, एक पतीली लेते हैं, पतीली में उसको गर्म करते हैं, उसमें होल्स करते हैं, जब उसको हीट करते हैं तो उन होल्स के अगल बगल में ये कलेक्ट हो जाता है। ये मोनोक्लिनिक सल्फर जो है ये इसी से बनाया जाता है, रोम्बिक से बनाया जाता है। उसको हीट किया जाता है एक पतीली लेके, उसमें ये बनता है, कोई काम का नहीं है, इसलिए अपनी ज्यादा उसकी माथा पिच्ची नहीं करने वाले। आगे बात करते, बोलता है विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। बताओ भैया, इसको थोड़ी देर पहले बताया था, सल्फर का कौन सा फॉर्म पैरामैग्नेटिक दिखाएगा। तो ऑक्सीजन के टाइम ये बताया था, कौन सा दिखाता है, H2 दिखाता है। H2 कैसा दिखाएगा फॉर्म, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। चलो बात करते हैं जरा सल्फर डाइऑक्साइड की कहानी, कि सल्फर डाइऑक्साइड की कहानी कैसी है। तो भैया देखो, सल्फर ऑक्सीजन से अगर जनरल फॉर्म में रिएक्ट करता है बिना कैटलिस्ट, तो वो बनाता है SO2। लेकिन वही SO2 जो है उसको अगर आपने V2O5 से रिएक्ट कराया तो फिर वो बन जाएगा SO3। बात करते हैं सल्फाइड आयन, सॉरी सल्फाइट आयन की, दिस इज सल्फाइट। सल्फाइड, ठीक है। सल्फाइड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भैया, सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर है +4। ये जब इधर गया तो ये भी ऑक्सीडेशन नंबर +4 ही है। तो यहाँ पर कोई मेटल का सॉल्ट भी लेगा, मान लो सोडियम सल्फाइड लिया, उसको बोला कि भैया किसी के साथ रिएक्ट करा दो, HCl के साथ रिएक्ट कराओ, किसी के साथ रिएक्ट कराओ, तो भैया वो प्रोडक्ट अपने को क्या देगा, SO2 दे देगा। तो कोई मेटल का सॉल्ट लेके अगर उसको एसिडिक ट्रीटमेंट देगा तो क्या दे देगा, SO2 दे देगा। उसके बाद SO2 कैसे बन सकता है भैया, तो FeH2, यही कहानी, FeH2 जस्ट बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर +1 वाला। इसको अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो Fe2O3 बनेगा, और साथ में क्या मिल जाएगा, SO2। तो जनरल आप ये चीज सोच के रख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई इंटेंस कंडीशन नहीं है तो आपके पास SO2 ही बनता है, इंटेंस कंडीशन होगा तो ही आपके पास SO3 बनेगा, जनरली SO2 ही बनता है, ठीक है। चलो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ भैया, तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो आयरन का हो गया ऑक्सीडेशन, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सल्फर का भी हो गया है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन जो है वो हो गया है रिड्यूस, ठीक है। चलो ओके, ये आपके पास कुछ रिएक्शन है सल्फर ऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की, बेसिकली कुछ रिएक्शंस हैं। SO2 H2O के साथ क्या देगा, तो भैया H2SO3 देगा, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। H2SO3 मतलब लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाला है ना, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाले के साथ क्या बनता है, सल्फ्यूरस। हायर इज +6 के साथ क्या बनेगा, इक, तो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। चलो इसके रिएक्शन देखते हैं, NaOH SO2 के साथ क्या रिएक्शन देगा भैया, तो ये क्या दे देगा आपने को, देखो दिख रहा है आपने को क्या, कि वही सेम कहानी, सल्फ्यूरस एसिड और साथ में H2O। ये हो गया आपके पास सल्फाइड, H2O SO2, ये क्या दे देगा, बाई सल्फाइड दे देगा, बाई सल्फाइड, माय बैड, बार बार बोल दे रहा हूँ मैं सल्फाइड, बाई सल्फाइड दे देगा, दिस इज बाई सल्फाइड, बाई सल्फाइड, ठीक है। आयुषी, बड़ा कर दिया मैंने बच्चा, ठीक है, और बड़ा करूं, ये नहीं दिख रहा है, ले, अब ठीक है, चलो ओके, ठीक है। ये नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फर का,
SO2 Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या है, SO2 Cl2, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरल क्लोराइड। दिस इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड। आगे सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है। और वही SO2O2 के साथ V2O5 के साथ SO3 बनाता है, ठीक है। तो रिएक्शन अपन देख ही चुके हैं। एक और रिएक्शन है जो इसको ध्यान रखना, ये जरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एग्जाम का पूछा हुआ रिएक्शन है, ये ऊपर वाला रिएक्शन जो है, ठीक है। बोलता है Fe+3 जो है अगर वो SO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, तो Fe+3 जो होता है वो हो जाता है रिड्यूस भैया, वो बन जाता है आपके पास Fe+2 में, और SO2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये चला जाता है SO4 में। मतलब बेसिकली कहानी ये है कि यहाँ पे फेरिक जो है वो फेरस बन जाता है, और जो ये सल्फर +4 में था वो +6 में मतलब सल्फेट में चला जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि Fe+3 जो है वो एक्चुअल में ऑक्सीडाइज कर देता है SO2 को। यहाँ पे Fe+3 ऑक्सीडाइज करता है असुविधा के लिए मुझे खेद है, इंटरनेट की समस्या थोड़ी सी, ठीक है। चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये कहानी है सल्फ्यूरिक एसिड्स के, सल्फ्यूरस एसिड, चलो इसको जूम करता हूँ फटाफट। सॉरी, हाँ। तो बात कर रहे हैं अपन सल्फ्यूरस की, सल्फ्यूरस एसिड होता है तो H2SO3 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर आपका +4 है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, +4 वाला में अस लगाया, +5 वाला में +6 वाला क्या लगाया, ठीक है। इसको अगर आप ध्यान दिया तो इससे यहाँ बनाने में क्या किया है कि 2 सल्फ्यूरिक एसिड को लगाया और दोनों में हाइड्रोजन उड़ा दिया, कुछ नहीं, इस वाले पार्ट को उड़ा दिया, 2 सल्फ्यूरिक एसिड लगाया और दोनों में से हाइड्रोजन उड़ा दिया। बीच में अपने को दिखता है कि एक परऑक्सी बॉन्ड है, एक मिनट रुक जाओ बच्चा, क्या कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये पर ये क्या जाता है, दोनों के बीच में एक परऑक्सी बॉन्ड बन जाता है, तो हम इसको बोलते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। कैसे, तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मिलने से बना है और यहाँ पे एक परऑक्सी बॉन्ड है, तो हम इसको बोलते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसका एक और भी नाम है, इसको बोलते हैं मार्शल्स एसिड। शिवानी कौन सा मैसेज नहीं देखा मैंने, बोल ले पहले मैसेज देखता हूँ बच्चा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कौन सा मैसेज नहीं देखा मैंने, मुझे ये बताओ फटाफट। अरे मैं बोल रहा हूँ लैग कर रहा है। अच्छा, कब से लैग कर रहा था, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बस इसको खत्म कर देंगे थोड़ी देर में, ठीक है, थोड़ी देर में। अच्छा थोड़ी देर में खत्म कर देंगे। ए तो चुप कर, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन ओलियम, यहाँ लिखा हुआ भी है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और भी आपके पास एसिड होता है, इसको बोलते हैं H2SO5, इसको अपन क्या बोलते हैं, कैरोज एसिड, ठीक है। चलो ओके,
नेक्स्ट आते हैं अपन इसके रिएक्शन पे, कांटेक्ट प्रोसेस ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। SO2 लिया, O2 के साथ रिएक्ट कराया, SO3 बनाया, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। SO3 को H2SO4 के साथ ओलियम बनाया और इस ओलियम को फिर फाइनली क्या किया, H2O के साथ हाइड्रोलाइज कर दिया, इसको H2O डाल दिया, इसमें H2O डाल दिया, तो ये क्या बन गया भैया, 2H2SO4 बन गया। ये याद रखना कि इसके प्रिपरेशन थर्ड ये क्या होता है, कांटेक्ट प्रोसेस क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, लैग कर रहा है, मैं मान गया लैग कर रहा है, मैं मान गया लैग कर रहा है, ठीक है, थोड़ी देर पढ़ लेते हैं ना। ये उसका डायग्राम है, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन उस पर बात करता हूँ, देखो तो पहला H प्लस, देखो H2SO4 जो है वो पहला H प्लस बहुत आसानी से लूज कर देता है, इसलिए इसका पहला जो K1 होता है बहुत बड़ा होता है। पहला H प्लस बहुत आसानी से लूज करता है, इसलिए इसका K1 जो होता है वो काफी बड़ा होता है। लेकिन दूसरा H प्लस HSO4 माइनस से H प्लस आसानी से लूज नहीं करता, इसका K2 छोटा होता है। तो बेसिक फंडा क्या है, बेसिक फंडा ये है कि भैया एक H प्लस देने के बाद कोई भी दूसरा H प्लस देना नहीं चाहता है। कैरोल एसिड वही लिखा है श्रेया, कुछ अलग लिख दिया क्या मैंने, देखो जरा, कोई भरोसा नहीं है मेरा, मैं लिख सकता हूँ। ओह सॉरी, 2 लिख दिया क्या एस, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू। चलो, तो ये आपके पास आ गया H2SO4 की कहानी कि अगर आप यहाँ पे पहला H प्लस जो है वो बहुत आसानी से देता है, दूसरा H प्लस जो है वो मुश्किल से देता है, इसलिए पहला H प्लस के साथ हम बोलते भी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यों, क्योंकि पहला H प्लस बहुत आसानी से मिल जाता है अपने को। बात करते हैं आगे कि भैया MX कोई एक सॉल्ट है, सॉल्ट MX का मतलब क्या हुआ, हैलाइड सॉल्ट है, फ्लोराइड, क्लोराइड या नाइट्रेट हो सकता है। अगर इसको H2SO4 के साथ ट्रीट किया तो उसका सिंपली एसिड मिल जाएगा, जो यहाँ पे सॉल्ट लिया था वो एसिड मिल जाएगा, और साथ में अपने को मिल जाएगा सॉल्ट ऑफ सल्फेट, ठीक है। तो ये कहानी है, इसको ध्यान, थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादा माथा पेची करने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई हैलाइड सॉल्ट ले लिया है, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, और वो बेचारा जो है वो अपना एसिड बना के बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट कहानी है कि भैया अगर आपने यहाँ पे ये ले लिया C12H22O11, ये क्या चीज है, सुक्रोज है, सुक्रोज H2SO4 डाल दिया तो ये क्या होता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, सिंपली दिस इज डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेट हो जाता है। सुक्रोज जो है वो डिहाइड्रेट हो क्या आता है, वाटर देता है, और बेचारा अपने को क्या मिल जाता है, कार्बन मिल जाता है। उसके बाद ये जो रिएक्शन, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि कॉपर कैसे रिएक्ट करता है। देखो कॉपर के रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। कॉपर H2SO4 से क्या बनाता है, CuSO4 और साथ में SO2 बनाता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। सल्फर कॉन्सेंट्रेटेड के साथ SO2 बनाता है, और कार्बन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड के साथ SO2 बनाता है, ठीक है। तो बेसिक फंडा क्या है कि इन सारे जगह ये H2SO4 जो है कैसे वर्क कर रहा है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क कर रहा है। कॉपर को ऑक्सीडाइज कर दिया Cu+2 में, H2SO4 सल्फर को ऑक्सीडाइज कर दिया +4 में, H2SO4 ने कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया +4 में। तो बेसिकली H2SO4 है क्या, H2SO4 एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। बहुत ज्यादा लैग कर रहा है क्या, बहुत ज्यादा कर रहा है, चलो। लेखिका कहाँ गई, गायब हो गई लेखिका, कहाँ गई बच्चा, लेखिका देखो ये रिएक्शन यहाँ पढ़ना है बेटा, कहाँ गई, देखो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है जो रिएक्शन पूछ रहे थे, ठीक है। चलो ठीक है, दिस इज डेकान्स प्रोसेस, ठीक है, आएंगे जब आएंगे तो बात कर लेंगे। और किसी का कोई डाउट है फटाफट डाउट पूछो और अपन खत्म करते हैं सब बात, जितना पढ़ लिए बहुत है। सल्फर की कहानी हो गई, अब ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। श्रेया ध्यान नहीं है मेरे को, देखना पड़ेगा एक बार। फास्ट, अरे इसमें कुछ स्लो वाली चीज नहीं थी ना बच्चा, इसलिए मैंने तेज पढ़ाया क्या, शिवानी तेज बता दिया क्या, ऐसा क्या, हाँ डेकान्स प्रोसेस बिल्कुल वही है ना, डेकान्स प्रोसेस बताया तो था कल भी, नाम थोड़ा उटपटांग है, ठीक है, वही है वही है। सल्फ्यूरिक एसिड के यूज में दिया हुआ है सर, देखता हूँ बेटा एक बार, देखता हूँ मैं क्या है, ध्यान नहीं है मुझे, देख लेता हूँ श्रेया।
अरे इसमें रट्टा मारना है यार, मतलब फालतू 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 चीजें दी हुई हैं। मेरा बस है तो मैं ऐसे चैप्टर को कभी ना पढ़ा, क्या करूं, मजबूरी है। कोई बात नहीं लेखिका, मैं भी भूल जाता हूँ, तू चिंता मत कर, मैं मेरे को भी याद नहीं रहता, तू मेरे से थोड़ी देर बाद पूछेगी तो मैं भी भूल जाऊंगा। जब करता हूँ तो याद रहता है, बाकी भूल जाता हूँ मैं भी, ऐसे ऐसे तो मैं ही भूल जाता हूँ, मेरे को भी याद नहीं रहता। अरे उटपटांग नाम है यार, मतलब ना इंटरेस्ट है इसमें, पढ़ने में मजा आता है ना कुछ, क्या नहीं बताया। नहीं ऑर्गेनिक नहीं, ये बोलता। हाँ कर लिया ना, नालायक। बताया नहीं, बोला नहीं, आशीष सर ने बताया तो। खा लिया ना, सुबह सुबह रसगुल्ला खा लिया मैंने। चलो ठीक है, और कुछ। अच्छा रसगुल्ला खाए इसलिए नेटवर्क इशू हो रहा है, वाह गजब, कहाँ का लॉजिक, कुछ भी मतलब, कुछ भी लगाना है, कुछ भी। वाह, रसगुल्ले के साथ चटनी, अबे कौन खाता है रसगुल्ले के साथ चटनी, समोसा खाते चटनी के साथ, रसगुल्ले के साथ चटनी खाता है। SO3 react with water to form H2SO4 water। निकिता क्या बोल रही है बच्चा, ऑडियो ऑन करके बोलो तो। यार ऊपर चला गया मैसेज, निकिता ऊपर चला गया मैसेज, बच्चा ऑडियो ऑन करके बोलो ना, कहाँ गई। रुक मैं देखता हूँ, एक मिनट रुक जा, मुझे देखने दो। अच्छा H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें वाटर स्प्रिंकल क्यों करते हैं, ये पूछ रहे हो। देखो SO3 जो होता है ना, वो H2SO4 के साथ पैसे पहले ओलियम बनाता है, और वो ओलियम के ऊपर वाटर स्प्रिंकल किया जाता है ताकि वो ब्रेक होके H2SO4 दे दे। अच्छा पढ़ाई खत्म तो वॉइस लैग बंद, फिर से पढ़ लेते हैं। डन है, किसका डाउट था, निकिता। अच्छा कल बताया था, पता नहीं, हाँ कल बताया था, कल बताया था, ठीक है। कल ही था ना क्लास, हाँ हाँ कल ही था क्लास, मैं भूल गया था। हाँ ओलियम, एग्जैक्टली वो ओलियम जो होता है ना वो ब्रेक होता है। उसके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते थे यार मोल कॉन्सेप्ट में, मतलब वो उसी बेस्ड पे, SO3 का क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे। जेई का क्वेश्चन है बहुत अच्छा, 25% वॉल्यूम स्ट्रेंथ था, कुछ पे क्वेश्चन बनता है, बताओ वॉल्यूम कितना लिया था, ऐसे करके क्वेश्चन है बहुत अच्छा, पुराना, बहुत बार आया वो, मतलब मेंस में भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ ओलियम वाला, ओलियम से मतलब उसमें पूछता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है, SO3 का वो मिक्सचर रहता है, उसी पे कुछ क्वेश्चन बेस्ड है। चलो ठीक है, ओके, नहीं इससे रिलेट नहीं है, वो मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं, बस इतना लेना देना है कि इस चैप्टर में जो रिएक्शन होती है, जब मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाता है तो उसमें बोला जाता है बेटा पी ब्लॉक में ये रिएक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है, बस और कुछ नहीं। चलो ठीक है, ओके टाटा बाय बाय, और नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू, कल अपन पढ़ेंगे क्या पढ़ने वाले, हाँ कल अपन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, भूल भूला मत जाना, जहां तक ऑर्गेनिक पढ़े हो उसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, रिवाइज कर लेना एटलीस्ट। ठीक है मैं सोने जाता हूँ, बाय बाय, टाटा। चलो ठीक है, ओके। तो युवा चीफ मिनिस्टर का स्वागत कीजिए आप लोग, तेजस्वी जी सरकार बना रहे हैं, ठीक है। कितने ऐसे हैं जो अभी न्यूज देख रहे थे, क्या बात है, गजब, कोई नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, चलो जाओ देख लो। अच्छा लेखिका देख रही, श्रेया देख रही थी, और कौन कौन है, और कोई नहीं है। चलो ठीक है, नहीं देखना भी होगा तो घर में चल रहा होगा, ऑप्शन नहीं है, पापा चलाएंगे तो क्या ही करोगे, बैठ के तो देखना ही है, तो देखना है तो देखो, नहीं तो जाओ, वहां तो कोई ऑप्शन काम करता नहीं है। कोई बात नहीं, चलो देखा जाए, नए मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। आप लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली शायद आरजेडी का कभी राज नहीं देखा, देखा है क्या, बहुत छोटे छोटे हो गए, छोटे छोटे से हो गए है ना, तब जाके किसी टाइम में आरजेडी, लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सुना है, बहुत छोटे हो गए तुम लोग, तुम्हें याद नहीं होगा ना,
याद नहीं होगा। तुम्हें जब से याद होगा एज अ चीफ मिनिस्टर तो नीतीश कुमार ही याद होंगे, या कुछ दिन के लिए हो सकता है मांझी जी याद हो, नीतीश कुमार और मांझी जी याद हो, कुछ दिनों के लिए हो सकता है शायद मांझी जी याद हो। हाँ, हम जब छोटे थे, मतलब इट्स लाइक मैं कब था, तो 6th 7th 8th क्लास में रहा होऊंगा, सिक्स क्लास आई गेस, 6th या 7th क्लास मेरे को लगता है जब रहा होऊंगा, तब उस समय सरकार थी आरजेडी की, उसी समय मतलब तख्ता पलट हुआ था, 6 में था शायद, नहीं यार उससे पहले की बात है, 6 में भी नहीं था, मुझे लगता है 5th या 4th में रहा होऊंगा, तब की बात है ये। तो वो सरकार मैंने देखा है, वो टाइम मैंने देखा है कि जब रात को मतलब 6 बजे के बाद कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। और मेरा घर है सिवान, जो मैं जो पहले इसको तो, सो सिवान